combination of prisms which will deviate a pencil of white light without much dispersion, disperse the pencil of white light without much deviation. यहाँ dispersion है, यहाँ deviation है. तो यहाँ हमें बोला है कि आपको दो प्रिज्म्स दिए हुए हैं, एक ग्राउंड ग्लास का, एक फ्लिंट ग्लास का, विद अ वाइड वैरायटी ऑफ एंगल्स. आपको एंगल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी. हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है प्रिज्म्स का कि वो एक वाइट लाइट, मतलब एक रे ऑफ वाइट लाइट आ रही है, उसको ज़्यादा डिस्पर्स ना करें, मिनिमम डिस्पर्जन करें. ऐसा हमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म बनाना है. और दूसरे में विच विल डिस्पर्स द पेंसिल ऑफ वाइट लाइट विदाउट, मतलब जो डिस्पर्स तो कर ले उस वाइट लाइट को, पर जो डेविएशन है वो ज़्यादा ना हो. तो सबसे पहले place the two prisms beside each other, make sure that their bases are on the opposite sides of the incident white light with their faces touching each other. When the white light is incident on the first prism, it will get dispersed. When the dispersed light is incident on the second prism, it will recombine and white light will be emerge from the combination. ये कुछ नहीं है, यहाँ छोटी क्लासेस में हमने ये एक डायग्राम देखा था कि एक वाइट लाइट आती थी, वो यहाँ से डिस्पर्स हो जाती थी 4, 5, 6, 7, और फिर यहाँ आके फिर कंबाइन हो जाती थी, और फिर ये यहाँ से सिंगल रे से निकलती थी. तो बस यही है कि आपको उन दोनों प्रिज्म्स को ऐसे रखना है कि पहले वो लाइट डिस्पर्स हो, उसके बाद डिस्पर्स होने के बाद वो फिर से कंबाइन हो जाए और एक वाइट लाइट के रूप में ही बाहर निकले. मैथमेटिकली द टोटल एंगुलर डिस्पर्जन मस्ट बी इक्वल टू 0. और फिर यहाँ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ये इक्वेशन बनाई है. अब दूसरा केस, take the system of two prisms as suggested in answer A. Adjust the angle of the flint glass prism so that the deviation due to combination of the prism become equal. मतलब हमने रखना उन दोनों को वैसे ही जैसे ऊपर वाले केस में रखा, बस हमें जो एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म है, जो फ्लिंट ग्लास वाला प्रिज्म है, उसका एंगल हमें थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जिसकी वजह से जो डेविएशन होगी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स की वजह से वो इक्वल हो जाएगी. और जो ये कॉम्बिनेशन जो है वो वाइट लाइट को डिस्पर्स करेगा ज़्यादा डेविएशन की, बिना ज़्यादा डेविएशन की. मतलब द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन इज 0. सो मैथमेटिक्स फिर उसके आगे का दिया हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. आई वैसे चलो कर लेते हैं. फॉर अ नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी एंड द नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर. जिनकी नॉर्मल आई है, जैसे जिनको चश्मा नहीं लगा, उनके लिए तो फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है. द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स अ कन्वर्जिंग पावर ऑफ अबाउट 40 डायोप्टर्स. हाँ, जो हमारा लेंस है, जो है हमारी आई में जो लेंस लगा होता है, वो 40 डायोप्टर्स की पावर प्रोड्यूस करता है. ये बात पता ही होगी सभी को लगभग. एंड द लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिहाइंड द कॉर्निया इज अबाउट 20 डायोप्टर्स. और जो सबसे कम पावर होती है आई लाइन्स बिहाइंड द कॉर्निया की, वो होती है 20 डायोप्टर्स. फ्रॉम द रफ डाटा एस्टिमेट द रेंज ऑफ अकोमोडेशन. रेंज ऑफ अकोमोडेशन हमें निकालनी है, दैट इज द रेंज ऑफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस. मतलब हमें रेंज ऑफ द पावर ऑफ आई लेंस निकालनी है. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. मतलब जिनको पास की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया नहीं है, उनको ये 25 सेंटीमीटर नियर है, और इन्फिनिटी तक उनको क्लियर दिखता है. मेरे को तो दिखता नहीं, मेरे को तो सिर्फ 60 सेंटीमीटर ही है. कन्वर्जिंग पावर ऑफ कॉर्निया इन्होंने 40 डायोप्टर लिया हुआ है. अब जैसे मेरे को 2 डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ, तो मेरी फोकल लेंथ, मतलब 2 डायोप्टर नहीं, 1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर का लगा तो मेरे को 80 सेंटीमीटर तक दिखता है ज़्यादा से ज़्यादा. उसके आगे तो फिर धुंधला धुंधला ही. लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस 20 डायोप्टर दी हुई है. ये कन्वर्जिंग पावर है कॉर्निया की, और ये लीस्ट कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की. टू सी द ऑब्जेक्ट्स एट इन्फिनिटी द आई यूजेस इट्स लीस्ट कन्वर्जिंग पावर. मतलब इन्फिनिटी पे देखने के लिए उसको अपनी लीस्ट कन्वर्जिंग पावर की यूज होती है. मतलब पावर ऑफ द आई लेंस इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू पी सी प्लस ई. दोनों पावर्स को कंबाइन कर देंगे, जो हो जाएगी 60 डायोप्टर्स. मतलब जब भी उसने इन्फिनिटी तक देखना होता है, तो वो अपने आई लेंस की भी पावर यूज़ करता है और कॉर्निया की भी पावर यूज़ करता है, जिससे उसकी टोटल पावर हो जाती है 60 डायोप्टर. 60 डायोप्टर हो जाती है तो उसकी फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे 5/3 सेंटीमीटर. टू फोकस एन ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. Focal length of the eye lens is distance between the cornea and the retina.
focal length of the eye lens is equals to distance between the cornea and retina. Hence the image distance is equals to 5/3 centimeter. अब जो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्निया एंड रेटिना है वो इमेज डिस्टेंस है, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनती है, तो इमेज डिस्टेंस 5.3 सेंटीमीटर है। लेंस फॉर्मूला लगा दिया, फोकल लेंथ आ गई 16/25 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये 25/16 होगी। अब पावर इन्होंने निकाल ली है, क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ निकल गई, पीछे निकली थी 16/25, ये 1/f, फोकल लेंथ थी 25/16। हाँ, तो यहाँ पावर आ जाएगी 16/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 64 डायोप्टर। अब पावर ऑफ द आइलेंस हमें 40 डायोप्टर पहले से दी थी, और यहाँ 64 डायोप्टर आई है, तो टोटल पावर ऑफ द आइलेंस हो जाएगी 24 डायोप्टर। मतलब जो रेंज ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आइलेंस है वो 20 डायोप्टर से 24 डायोप्टर तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज शॉर्ट साइडेडनेस और लॉन्ग साइडेडनेस, मतलब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, imply necessarily that the eye has partially lost its ability of accommodation? If not, what might cause these defects of vision? मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक, मतलब इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि जिनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिस मतलब जिनकी आई मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक होती है, उसका ये मतलब है कि जो उनकी एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन है वो लॉस्ट हो चुकी है थोड़ी सी। अगर नहीं तो इसका इनका कॉज क्या होता है इन विजन्स के डिफेक्ट्स का? तो आंसर है कि हाँ भाई, इनकी जो नॉर्मल एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन है वो पोजेस करते हैं। मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक के पास नॉर्मल एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन होती है आइलैंड की। मायोपिया ऑकर्स व्हेन द आईबॉल्स गेट एलोंगेटेड फ्रॉम फ्रंट टू बैक, मतलब जब आईबॉल्स जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, तब हमें मायोपिया ऑकर होता है, जिसमें जो इमेज है वो पहले फॉर्म हो जाती है। और जब आईबॉल्स शॉर्टन हो जाती हैं तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो पीछे फॉर्म। व्हेन द आई लेंस लूजेस, हाँ, जब उसकी पावर ऑफ मतलब जो अकोमोडेशन होती है ये लूज होती है, तब उसको प्रेस बायोपिया हो जाता है, मतलब ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है। अगर उसको सिर्फ हाइपर मायोपिया तो उसको पास का दिख जाता है, हाइपरमेट्रोपिया तो उसको दूर का दिख जाता है। पर जब उसको दोनों दूर, मतलब जब उसको प्रेस बायोपिया हो जाता है तो दोनों ब्लर्ड ही दिखते हैं। द डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, जिसमें वो एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन लूज कर देता है। A myopic person has been using spectacles of power -1 diopter for distant vision. मतलब एक मायोपिक पर्सन है जो चश्मा लगा रहा है -1 नंबर का। During his old age, he also needs to use separate reading glass of power +2 diopters. Explain what may have happened. मतलब पहले एक पर्सन है, उसको मायोपिया है और वो स्पेक्टेकल यूज करता था -1 डायोप्टर के दूर की नजर के लिए। अब ड्यूरिंग ओल्ड एज द पावर ऑफ द स्पेक्टेकल्स यूज्ड बाय द मायोपिक पर्सन P इज इक्वल्स टू -1.0 डायोप्टर। फोकल लेंथ यहाँ से निकाल लेंगे, 100 सेंटीमीटर आएगी। द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन इज 100 सेंटीमीटर। ही माइट हैव अ नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ से हमें ये पता चल रहा है कि जो उस पर्सन का जो फार पॉइंट है वो 100 सेंटीमीटर, मतलब वो 100 सेंटीमीटर से आगे क्लियर नहीं देख पाता। ही माइट हैव अ नॉर्मल पॉइंट नियर ऑफ 25 सेंटीमीटर। हाँ, पर उस टाइम पे उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर हो सकता है। जब वो स्पेक्टेकल्स यूज कर रहा था तो जो ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट इन्फिनिटी प्रोड्यूस वर्चुअल इमेजेस एट 100 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थे तो वो एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहे थे 100 सेंटीमीटर पे। वो अपनी एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन को यूज कर रहा था उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो 100 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के बीच थे। अब ओल्ड एज में पर्सन यूज कर रहा है 2 डायोप्टर का नियर विजन, सो एफ इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। मतलब अब उसकी जो नियर आई की पोजीशन है वो 50 सेंटीमीटर है, मतलब वो 50 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस की चीज़ें नहीं देख सकता। सो द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज़ रिसीडेड एंड ही हैज़ डिफिकल्टी इन रीडिंग थिंग्स विच आर क्लोजर। मतलब जो उसका नियर पॉइंट है उस आई का वो अब रिसीड हो चुका है और उसको डिफिकल्टी आ रही है चीज़ें पढ़ने में जो पास हैं।
यूजिंग एफ इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, यू इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, यू -25 सेंटीमीटर, यहाँ से वी निकाल लेंगे तो मतलब उसका जो नियर पॉइंट है वो रिसीड हो चुका है 50 सेंटीमीटर तक. मतलब द एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन इज लॉस्ट इन ओल्ड एज. इसका मतलब है कि जो एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन है वो ओल्ड एज में लॉस्ट हो जाती है. और इस डिफेक्ट को कहते हैं प्रेसबोयोपिया, जिसकी वजह से ही इज अनेबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिटवीन 25 एंड 50 सेंटीमीटर. जिसकी वजह से 25 से 50 सेंटीमीटर तक जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उनको वो नहीं देख पा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन लुकिंग एट अ person wearing a shirt with a pattern comprising vertical and horizontal lines is able to see the vertical lines more distinctly than the horizontal ones. What is this defect due to? How is such a defect of vision created? इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को देख रहा है, एक टी शर्ट पहनी हुई है जिसमें पैटर्न्स हैं कॉम्प्रिजाइंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. जैसे उसकी ये शर्ट है, इसमें पैटर्न्स बने हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के और वर्टिकल्स लाइंस के. तो उसको वर्टिकल्स लाइन, जो वर्टिकल लाइंस है वो तो डिस्टिंक्टली दिख जा रही हैं, पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो इतनी डिस्टिंक्टली नहीं दिख रही कंपैरेटिवली. तो व्हाट इज दिस डिफेक्ट ड्यू टू? तो इसका डिफेक्ट का जो कारण है वो क्या होगा और ये डिफेक्ट ठीक कैसे होता है? द रिफ्रैक्टिंग सिस्टम ऑफ आई इज नॉट वर्किंग इन द सेम वे इन डिफरेंट प्लेन्स. द डिफेक्ट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म ये बुक में गिवन भी है ये डिफेक्ट, जहाँ जो रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है मतलब जो कॉर्निया और आई लेंस है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता डिफरेंट प्लेन्स पे. डिफरेंट प्लेन्स पे जो उसकी वर्किंग है वो अच्छी परफॉर्म नहीं करती है. जो द पर्सन आई हैज इनफ कर्वेचर इन द वर्टिकल प्लेन, मतलब जो पर्सन की आई है उसका कर्वेचर वर्टिकल प्लेन में मतलब ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसका कर्वेचर इनसफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से शार्प इमेजेस ऑफ द वर्टिकल लाइंस आर फॉर्म्ड. जो कर्वेचर होता है आई का वो वर्टिकल प्लेन में ज़्यादा हो जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो कम रह जाता है, जिसकी वजह से जो वर्टिकल्स लाइन है उनकी तो शार्प इमेज फॉर्म होती है बट हॉरिजॉन्टल लाइंस ब्लर्ड दिखती हैं. और ये डिफेक्ट करेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंसेज. ये जो डिफेक्ट है और इसका क्योर है ये बुक में एस एल में दिया हुआ एस्टिग्मेटिज्म के अंडर. Next question. A man with a normal near point reads a book with small print using a magnifying glass. A thick convex lens of focal length 5 centimeter. एक मैन है जिसका नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, वो बुक पढ़ रहा है एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जिसके फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर और वो कॉन्वेक्स लेंस है. What is the closest and farthest distance at which he should keep the lens from the page so that he can read the book when viewing through magnifying glass? उसको बुक कितनी दूरी पे रखनी चाहिए जिसकी वजह से वो बुक को पढ़ सके मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से. मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास में उसने रखा हो और बुक इस तरह एडजस्ट की हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से भी उसको सब कुछ क्लियर दिख जाए. What is the maximum and minimum angular magnification magnifying power possible using the above simple microscope? मैक्सिमम और मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ बतानी है पॉसिबल यूजिंग द अबव सिंपल माइक्रोस्कोप. यह सिंपल माइक्रोस्कोप का एग्जांपल भी है क्योंकि मैग्नीफाई कर रहा है ये चीज़ें. अब फोकल लेंथ दी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी दिया है, क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू मान लिया, इमेज डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर. अब लेंस फार्मूला लगा के हम यू की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली. ये लगाया हमने लेंस फार्मूला, यहाँ से आगे यूज की वैल्यू 4.16 सेंटीमीटर. Hence the closest distance at which the person can read the book is 4.16 सेंटीमीटर. अब उसको जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो 4.16 सेंटीमीटर है. फॉर द ऑब्जेक्ट एट द फारदेस्ट डिस्टेंस द इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी. मतलब ऑब्जेक्ट को अगर फारदेस्ट डिस्टेंस पे रखना है तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा. फिर से लेंस फार्मूला लगाएंगे और इस बार जो आएगा वो आ जाएगा farthest distance at which the person can read the book, जो है 5 सेंटीमीटर. यहाँ फिर से लेंस फार्मूला हमने अप्लाई किया. अब मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द रिलेशन d अपॉन u बार. d की वैल्यू हमारे पास गिवन है 25 सेंटीमीटर और यहाँ मैक्सिमम निकालना है तो u की भी हमें ये वैल्यू लेनी पड़ेगी. और मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द रिलेशन
डी अपॉन यू डैश। अब यहाँ मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन है, वहाँ हमने ये मैक्सिमम रखा है,